नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के सैद्धांतिक विषय की पाठचर्या में अंकित डक्ट स्प्लिट एसी प्रश्न पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। डक्ट स्प्लिट एसी वह संयंत्र जिसके द्वारा किसी कूलिंग किए जाने वाले स्थान विशेष पर एयर कंडीशनिंग से प्राप्त ठंडी वायु को डक्ट के माध्यम से पहुंचाते हैं, डक्ट स्प्लिट एसी कहते हैं। डक्ट स्प्लिट एसी में प्रयुक्त कंपोनेंट लाइक इवापोरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल और फैन की कैपेसिटी अन्य एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रयुक्त कंपोनेंट से अत्यधिक होती है। डक्ट स्प्लिट एसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई भवन है और उस भवन में 10 कमरे हैं और 10 कमरों को हमें एयर कंडीशंस करना है, ठंडा करना है, कूल करना है, ताज़ी हवा सप्लाई करनी है। तो इस प्रकार हमें कमरों के साइज अकॉर्डिंग, कमरों के आकार अकॉर्डिंग हमको या तो 10 विंडो एसी की आवश्यकता होगी या तो 10 स्प्लिट एसी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक कमरे में 10 विंडो एसी लगाने या 10 स्प्लिट एसी लगाने का खर्च काफ़ी अधिक हो जाता है और यदि ये पर डे रन करती हैं तो विद्युत की खपत भी अधिक होगी। तो इस तरह से जहाँ पर हम 10 विंडो एसी या 10 स्प्लिट एसी प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर 10 विंडो एसी या 10 स्प्लिट एसी प्रयोग ना करके वहाँ पर हम सिर्फ एक डक्ट स्प्लिट एसी का प्रयोग करें तो इसके सहायता से पूरे भवन को, पूरे कमरों को हम आसानी से एयर कंडीशंस कर सकते हैं, आसानी से उसे ठंडा कर सकते हैं, आसानी से उसमें फ्रेश हवा, ताज़ी हवा सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से डक्ट स्प्लिट एसी का रोल अत्यंत अधिक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं। तो इस प्रकार जो एयर कंडीशंस के लिए अगर देखें, यदि हम जो अवेलेबल स्पेस उपलब्ध स्थान से कंपेयर करें तो यदि हमारे पास जो स्थान है कम है, छोटे हैं, तो वहाँ पर हमें विंडो एसी या स्प्लिट एसी से हम कार्य कर सकते हैं, उसमें आसानी से एयर कंडीशंस कर सकते हैं। किंतु यदि वो स्पेस हमारा थोड़ा बड़ा है, अधिक है स्पेस है, जहाँ पर हमें अधिक विंडो एसी या स्प्लिट एसी प्रयोग करनी होंगी, तो वहाँ पर हम जो है डक्ट स्प्लिट एसी की सहायता से आसानी से हम उसे कूल कर सकते हैं। किंतु यदि स्पेस उससे भी अधिक है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर हमें उसे ठंडा करने के लिए सेंट्रल एसी का प्रयोग करना होता है। सेंट्रल एसी जो है वो हमारी डक्ट स्प्लिट एसी की तरह ही है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी डक्ट स्प्लिट एसी है वो बिल्कुल सेंट्रल एसी के समरूप है, बिल्कुल उसी प्रकार की है। तो इस प्रकार हम एयर कंडीशन की वायु जो है, जो हमको प्राप्त हो रही है, उसे हम डक्ट के माध्यम से पूरे भवन में सप्लाई करते हैं, पूरे भवन में ठंडा करते हैं। तो इस प्रकार हम पूरे भवन को जो है एयर कंडीशंस कर सकते हैं। इसमें जो डक्ट स्प्लिट एसी में जो प्रयुक्त कंपोनेंट है, जैसे भी हम लोगों ने बात किया, इवापोरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल और फैन, इनकी कैपेसिटी अन्य जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, उनके कंपोनेंट से अत्यधिक होती है। इसलिए इसका प्रयोग भी अधिक स्थान यदि है ठंडा करने में, तो इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। डक्ट स्प्लिट एसी के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि हमारा डक्ट किस वर्किंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो डक्ट स्प्लिट एसी मुख्यतः वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर कार्य करती है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को चित्र में दर्शाया गया है। चित्र को देखते हुए हम आसानी से इस साइकिल को समझ सकते हैं। तो चित्र के अनुसार इसमें 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा इवापोरेटर, दूसरा कंपोनेंट हमारा कंप्रेसर, तीसरा कंपोनेंट हमारा कंडेंसर, चौथा कंपोनेंट हमारा एक्सपेंशन डिवाइस होती है। इस प्रकार इवापोरेटर सक्शन लाइन के माध्यम से, जो हमारी रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये सक्शन लाइन है, इसके माध्यम से कंप्रेसर से जुड़ी होती है। फिर कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन, जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, डिस्चार्ज लाइन है, इसके माध्यम से कंडेंसर से जुड़ी होती है। और कंडेंसर के पश्चात ये कनेक्ट होता है एक्सपेंशन डिवाइस से, और एक्सपेंशन डिवाइस फिर पुनः कनेक्ट होती है हमारी इवापोरेटर से।
तो इस प्रकार ये चारों कंपोनेंट हमारे एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं। चलिए साइकिल को समझते हैं कि साइकिल रन कैसे करती है। तो इसमें जो है एक द्रव होता है, जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। वो रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर में होता है तो उस समय ठंडी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, जिससे उसका प्रेशर कम रहता है, टेम्परेचर भी कम रहता है। इवापोरेटर क्या करता है, ऊष्मा, वस्तुओं की ऊष्मा को ग्रहण करता है। चूंकि इवापोरेटर हम वहाँ प्लेस करते हैं, वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमें ठंडा ठंडापन प्रोड्यूस करना होता है, ठंडापन वहाँ पर सप्लाई करना होता है, वहाँ पर हमें इवापोरेटर लगाते हैं। क्योंकि इवापोरेटर में जो होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, तो चूंकि ठंडा है और जो स्थान है वो गर्म होता है, तो वहाँ की ऊष्मा को ये अवशोषित कर लेता है। तो रेफ्रिजरेंट ऊष्मा अवशोषण के पश्चात वेपर फॉर्म में आ जाती है। फिर वेपर फॉर्म में आने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर तो कम ही रहता है। फिर ये इस सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर में जब जाएगा तो वहाँ पर ये हाईली कंप्रेस होगा। जब हाईली कंप्रेस होगा उसके बाद जब ये डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से निकलेगा, जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है डिस्चार्ज लाइन है। जब ये डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से निकलेगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होगा, और रेफ्रिजरेंट हमारा है वो पूरी तरह से वेपर फॉर्म में होगा। इस प्रकार जब ये कंडेंसर के सिरे पर पहुंचता है तो उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई होते हैं, और रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से वेपर फॉर्म में होता है, पूरी तरह से वाष्प अवस्था में होता है। जब ये कंडेंसर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर कंडेंस होता है, संघनित होता है, तो जिससे उस अपनी ऊष्मा का त्याग करता है। ऊष्मा त्याग करके ही वो संघनित होता है, जिससे वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मीन्स वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार जब ये कंडेंसर से निकलता है, बाहर निकलता है, तो इसका प्रेशर तो अधिक होता है किंतु टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। फिर ये पुनः एक्सपेंशन डिवाइस से जब पास होता है तो एक्सपेंशन डिवाइस में रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, जिससे उसका प्रेशर घट जाता है। प्रेशर घट जाने से जो हमारा रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार जब इवापोरेटर के सिरे पर पहुंचता है तो उस समय इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम रहते हैं, और रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से हमारा ठंडी अवस्था में होता है। ये पुनः हमारा इवापोरेटर में पुनः जो है ऊष्मा का अवशोषण करता है, पुनः फिर से ये वेपर फॉर्म में चेंज होता है, और पुनः ये कंप्रेसर में जाता है कंप्रेस होने के लिए। तो इस प्रकार से ये पूरी साइकिल जो है कार्य करती रहती है। रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशन लगातार होता रहता है और कूलिंग इफेक्ट लगातार प्रदान होता रहता है। चलिए बात करते हैं डक्ट स्प्लिट एसी कंपोनेंट की। तो इसमें मुख्यतः दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा मेटल डोर कैबिनेट है, दूसरा हमारा एएचयू होता है। एएचयू हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। चित्र में आउटडोर मेटल कैबिनेट दर्शाया गया है, जिसे देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं। इस आउटडोर मेटल कैबिनेट में एक हमारा कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, और एक हमारा फैन दिखा, जैसा कि चित्र में फैन शो हो रहा है, फैन दिख रहा है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें इसमें इनबिल्ट होती हैं। आउटडोर मेटल कैबिनेट को हमेशा हम खुले वातावरण में स्थापित करते हैं। चूंकि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद कंडेंसर में जाता है, वहां पर अपनी ऊष्मा का त्याग करता है। ऊष्मा का त्याग जब करता है तो इस मेटल कैबिनेट के आसपास, जो कंडेंसर के आसपास ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे हमें वायुमंडल में निष्कासित करना अत्यंत आवश्यक होता है। जिसमें ये फैन लगा होता है, फैन का रोल ही यही होता है कि जो ऊष्मा हमारी रिजेक्ट हो रही है, कंडेंसर से जो ऊष्मा रिजेक्ट हो रही है, उसको फोर्सफुली बलपूर्वक उसे वायुमंडल में स्थानांतरित करे। जो ऊष्मा कंडेंसर से रिजेक्ट हो रही है, कंडेंसर से निष्कासित हो रही है, उस ऊष्मा को बलपूर्वक फोर्सफुली जो है वायुमंडल में निष्कासित करना। तो इस तरह से डक्ट स्प्लिट एसी कंपोनेंट में आउटडोर मेटल कैबिनेट हमारा कार्य करता है। अगला कंपोनेंट हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट है, एएचयू। एयर हैंडलिंग यूनिट को फिगर में दर्शाया गया है, मॉडल है, जिसे देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं एक में रिटर्न एयर दिख रही है, एक आउटडोर यूनिट एयर दिख रही है, और एक एग्जॉस्ट एयर दिख रही है। तो इस प्रकार रिटर्न एयर वो एयर है जो कमरे से वापस आ रही है, जो किसी कमरे से आ रही है, किसी भवन से आ रही है, या किसी स्थान विशेष से आ रही है जहाँ पर हमें एयर कंडीशंस करना होता है। तो इस तरह से रिटर्न एयर वो एयर है। तो आउटडोर एयर की बात करें तो आउटडोर एयर वो एयर है जो वायुमंडल से आ रही है, जो बाहर से आ रही है। अब चूंकि आउटडोर एयर
वायुमंडल से आ रही है तो अपने साथ कुछ अवांछनीय पदार्थ भी लेकर आएगी, अनवांटेड पार्टिकल लेकर के आएगी, तो उसे हमें फिल्टर करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे उसे हम आगे प्रयोग कर सकें। एग्जॉस्ट एयर वो एयर है जिसे हम सर्कुलेट नहीं कर सकते। इस AHU के द्वारा, एयर हैंडलिंग यूनिट के द्वारा जिस एयर को हम सर्कुलेट नहीं कर सकते, वो एयर हमारी एग्जॉस्ट एयर है, और इसे हम वायुमंडल में जो है निष्कासित कर देते हैं। क्योंकि लगातार एयर सर्कुलेट होती रहती है, कमरे में, भवन में लगातार एयर सर्कुलेट होती रहती है, तो जो है थोड़ी देर पश्चात उसमें अवांछनीय पदार्थ आ जाते हैं, अनवांटेड पार्टिकल आ जाते हैं, जो कि सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से इस एयर को एज एग्जॉस्ट एयर के तौर पर हम वायुमंडल में इसको निष्कासित कर देते हैं। तो इस तरह से एयर हैंडलिंग यूनिट कंपोनेंट डक्ट स्प्लिट AC में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर डक्ट स्प्लिट AC की वर्किंग की बात करते हैं। डक्ट स्प्लिट AC हमारी वर्किंग कैसे वर्क करता है, तो जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है इसकी पूरी वर्किंग प्रक्रिया को, और इससे पूर्व में हमने बात किया कि इसमें दो कंपोनेंट मुख्य होते हैं। एक हमारा आउटडोर मेटल कैबिनेट, और दूसरा कंपोनेंट हमारा AHU होता है। और हमने ये भी जाना कि जो हमारा आउटडोर मेटल कैबिनेट है वो हमारा जो है वो आउटडोर मीन्स वायुमंडल में खुले स्थान पर उसको स्थापित किया जाता है, और जो AHU है उसको इंडोर में कहीं स्थापित हम कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो हमको दिख रहा है, ये हमारा आउटडोर मेटल कैबिनेट है, जो कि वायुमंडल में है, खुले स्थान पर स्थापित है। और ये हमारा AHU है, जो कि भवन के भीतर स्थापित है। तो इस तरह से इसमें हम देखें, कुछ इसमें पार्ट्स नेम है। एक आउटडोर मेटल कैबिनेट में एक कंडेंसर कॉइल, फैन, कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट फील्ड ट्यूबिंग। इसके एक यहाँ पर एयर सप्लाई डक्ट टू रूम, इवापोरेटर कॉइल, फिल्टर, ब्लोअर, रिटर्न एयर डक्ट फ्रॉम रूम, फर्नेस और एयर हैंडलिंग यूनिट। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, इसकी वर्किंग कैसे है। तो इसमें जो है मुख्यतः दो साइकिल्स रन करती रहती हैं, जिसमें एक साइकिल हमारी एयर की है, जिसे AHU रन करता रहता है, AHU का परफॉर्म करता है। दूसरा हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो वो लगातार एक साइकिल में चलता रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेफ्रिजरेंट हमारा कैसे साइकिल में चल रहा है। इसमें हमारा देखते हैं कि इवापोरेटर कॉइल है, इवापोरेटर कॉइल जो कि AHU के अंदर ही फिट है। जो हमारा इवापोरेटर कॉइल है वो हमारा AHU के अंदर ही फिट है। यहाँ से दो पाइपलाइन गई हुई है, ये रेफ्रिजरेंट फील्ड ट्यूबिंग, एक हमारी वेपर की होगी, एक लिक्विड की होगी। ये दोनों आउटडोर मेटल कैबिनेट से सब कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारा इवापोरेटर कॉइल क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट हमारा है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होगा, जिसका प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। यहाँ पर क्या करेगा, एयर से ऊष्मा का अवशोषण करेगा। ऊष्मा, एयर और रेफ्रिजरेंट दोनों आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगे। मीन्स एयर ऊष्मा का त्याग करेगा और रेफ्रिजरेंट ऊष्मा को ग्रहण करेगा। तो इस रेफ्रिजरेंट कॉइल से जब एयर पास होगी तो जो ऊष्मा का त्याग करने के पश्चात एयर हमारी ठंडी हो जाएगी, और जो रेफ्रिजरेंट हमारा है वो ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात गर्म हो जाएगा, मीन्स वेपर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है आगे कंप्रेसर में जाएगा, वहां पर हाईली सक्शन लाइन के माध्यम से, इवापोरेटर कॉइल से कंप्रेसर में सक्शन लाइन के माध्यम से जाएगा, और वहां पर ये हाईली कंप्रेस होगा। हाईली कंप्रेस होने के बाद ये इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, और जब ये कंडेंसर में पहुंचता है तो उसका जो है पूरी तरह से वेपर फॉर्म में होगा, प्रेशर तो हाई रहेगा ही। और कंडेंसर से जब ये पास होता है तो वहां पर एक कंडेंस होता है, अपनी ऊष्मा का त्याग करता है, ऊष्मा का त्याग करेगा, करके वो उसका टेम्परेचर तो घट जाता है। इस प्रकार जब कंडेंसर से बाहर निकलता है तो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, द्रव अवस्था में होता है। उसमें उसका प्रेशर तो अधिक रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहता है, किंतु टेम्परेचर हमारा घट जाता है। उसके पश्चात वो हमारा फिर से पाइपलाइन के माध्यम से हमारा एक्सपेंशन डिवाइस में पहुंचता है, वहां पर उसका एक्सपेंशन होता है, और ये पुनः जो है इवापोरेटर कॉइल में से पास होता है, और पुनः इवापोरेटर कॉइल में ऊष्मा को ग्रहण करके फिर से ये कंप्रेसर में चला जाता है। तो इस प्रकार पूरे साइकिल में रेफ्रिजरेंट हमारा इस प्रकार लगातार रन करता रहता है, लगातार कार्य करता रहता है, और इवापोरेटर में कूलिंग इफेक्ट देता रहता है। यहाँ पर एक फैन दिख रहा है, फैन जो कि कंडेंसर में लगातार
ऊष्मा का रिजेक्शन होता है, ऊष्मा का लगातार त्याग होता रहता है, तो कंडेंसर तो जो आउटडोर मेटल कैबिनेट है उसके अंदर जो आसपास ऊष्मा काफी अत्यधिक हो जाती है, ऊष्मा बढ़ जाती है। तो उस ऊष्मा को वायुमंडल में निष्कासित करना अत्यंत आवश्यक होता है, उस ऊष्मा को डिस्चार्ज करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए हम फैन का प्रयोग करते हैं। ये फैन हमारा बलपूर्वक फोर्सफुली जो ऊष्मा है जो कंडेंसर में रिजेक्ट हो रही है उसको वायुमंडल में भेज देता है। इस प्रकार मेटल कैबिनेट का टेम्परेचर भी नॉर्मल बना रहता है और ये प्रक्रिया लगातार ऐसे ही चलती रहती है। अब बात करते हैं AHU की। AHU हमारा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो AHU में एयर एक ये दिख रहा है, एयर रिटर्न एयर डक्ट फ्रॉम रूम, मतलब जो वो एयर जो हमारी रूम से वापस आ रही है, वो एयर जो डक्ट के माध्यम से रूम से वापस आ रही है वो इस यहाँ से रिटर्न एयर के तौर पर आएगी। यहीं पर एक हमारा आउटडोर से भी एयर आती है, एटमॉस्फेयर से भी एयर आती है। चूंकि वो एयर एटमॉस्फेयर से आ रही है तो अपने साथ ढेर सारा पार्टिकल लेकर आएगी, अनवांटेड पार्टिकल, अवांछनीय पदार्थ लेकर आएगी, जो फिल्टर होती जिसको फिल्टर करना अत्यंत आवश्यक होता है। फिल्टर करने के बाद पश्चात ये जो है एक चैम्बर में पहुंचता है, जो आउटडोर एयर है आने के बाद फिल्टर हुई, फिल्टर होने के बाद एक चैम्बर में पहुंची। उस चैम्बर में ये रिटर्न एयर जो कि फिल्टर ये भी होकर के मिक्स आपस में मिक्स होती हैं, उस चैम्बर में मिक्स होती हैं। मिक्स होने के पश्चात वो एयर हमारी ऊपर उठती हैं। वो उन एयर को ऊपर उठाने के लिए ब्लोवर लगा होता है। ये ब्लोवर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यही ब्लोवर जो है पूरे AHU के माध्यम से पूरे कमरे में एयर की जो सप्लाई है उसको बराबर बनाए रखता है। तो इस तरह से एयर हमारा दोनों को जो मिक्सिंग चैम्बर में आउटडोर एयर और रिटर्न एयर दोनों मिक्सिंग वो ब्लोवर उसको ऊपर भेजता है। ऊपर चूंकि हमारा इवापोरेटर कॉइल लगा होता है, जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना कि जब एयर हमारी इवापोरेटर कॉइल से पास होती है तो यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। एयर अपनी ऊष्मा त्याग करता है और रेफ्रिजरेंट अपनी ऊष्मा ग्रहण करता है। तो जब एयर यहाँ से ऊष्मा का त्याग करेगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई वस्तु है यदि उसमें से उसकी समस्त ऊष्मा बाहर निकाल लेंगे तो वो वस्तु ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार जब एयर से ऊष्मा का त्याग होगा इवापोरेटर कॉइल में तो वो एयर हमारी ठंडी हो जाती है। वही ठंडी एयर डक्ट के माध्यम से हम अलग अलग कमरों में पूरे भवन में हम सप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा डक्ट स्प्लिट AC लगातार कार्य करता रहता है और स्थान विशेष पर किसी कमरे में किसी भवन में फ्रेश एयर, ताजी एयर, ठंडी एयर लगातार हमको प्राप्त होती रहती है। चलिए डक्ट स्प्लिट AC के प्रकार की बात करते हैं। तो डक्ट स्प्लिट AC मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला एयर कूल्ड डक्ट AC, दूसरा फ्लोर माउंटेड पैकेज AC। चलिए इन दोनों AC के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस प्रकार पहला डक्ट AC का पहला प्रकार है एयर कूल्ड डक्ट AC। तो इस प्रकार के एयर कंडीशनर वातानुकूलित स्थान की फॉल सीलिंग के ऊपर स्थित होते हैं और डक्टिंग के साथ जुड़े होते हैं। यह 3, 5, 7.5 और 8.5 मीन्स 3, 5, 7.5 और 8.5 टन क्षमता में उपलब्ध होते हैं। इनका इंस्टॉलेशन इन्हें जो स्थापित करते हैं, कमरे की जो छत बनी होती है, छत पर फॉल सीलिंग बनी होते हैं, उन फॉल सीलिंग में ही इनको हम इंस्टॉल करते हैं, इनको स्थापित करते हैं। ये जैसा कि हमने जाना कि ये जो हमारे होते हैं ये 3 टन, 5 टन, 7.5 टन और 8.5 टन क्षमता में हमको उपलब्ध होते हैं। इसके लाभ क्या है। यह डक्ट के द्वारा वातानुकूलित वायु को बड़े क्षेत्र में वितरित करता है। डक्टिंग के द्वारा, डक्ट वर्क के द्वारा इस एयर को हम जो हमें एयर कूल डक्ट इसी से प्राप्त हो रही है, इस एयर को हम बहुत बड़े क्षेत्र में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वितरित करना आसान होता है इसके माध्यम से। दूसरा हमारा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उचित तापमान बनाए रखने में लाभदायक होता है। दूसरा लाभ जो हमारा है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो प्रोडक्शन प्लांट है, चूंकि वहाँ पर लगातार वस्तुओं का निर्माण होता रहता है, विभिन्न प्रोडक्ट्स का निर्माण होता रहता है, तो वहाँ पर एक टेम्परेचर मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं करेंगे वहाँ पर तो वहाँ पर गर्मी अधिक होगी, ऊष्मा बढ़ जाएगी। ऊष्मा के बढ़ने से ऊष्मा बढ़ने से लगातार उसमें
वियर एंड टियर आ जाता है। और फ्लोर माउंटेड पैकेज एसी के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा डक्ट स्प्लिट एसी का दूसरा प्रकार है। तो यह कप बोर्ड आकार के होते हैं। इन्हें वातानुकूलित क्षेत्र के साथ लगते छोटे कमरे में लगाया जाता है, जिनकी क्षमता 5 से 16.5 टन तक होती है। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, नाम से ही हम समझ सकते हैं, फ्लोर माउंटेड पैकेज एसी, मतलब इसे हम कमरे की फर्श पर इंस्टॉल करते हैं। यह कप बोर्ड आकार का होता है। जिस क्षेत्र में हमें वातानुकूलित करना होगा, जिस क्षेत्र में ठंडा करना होगा, उसके साथ सटा कोई छोटा स्पेस होगा, कमरा होगा, उसी में ही उसी में हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। जैसा कि इसमें है कि 5 से 16.5 टन तक ये उपलब्ध होता है। लाभ, इसके क्या लाभ हैं? उच्च क्षमता के बड़े यूनिट्स में पावर की खपत कम होती है। जो इसमें पावर की खपत है, जो विद्युत की खपत है, वो जो है कम होती है। जैसे इसमें जो है क्षमता बढ़ाते जाएंगे, इसमें जो है खपत जो है, पावर की खपत जो है वो कम होती जाती है। दूसरा लाभ है, पहुंच में होने के कारण इसकी सर्विस आसान होती है। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, फ्लोर माउंटेड होता है, जिससे इसे आसानी से इस पर पहुंच होती है और इसकी जो है सर्विसिंग वगैरह आसानी से हम कर सकते हैं। लंबे डक्ट के साथ पावरफुल फैन लगे होने से ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनके साथ जो है लंबे डक्ट और पावरफुल फैन होने के कारण ये परफॉर्म बढ़िया करते हैं, बढ़िया से ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं। चलिए डक्ट स्प्लिट एसी की हानियां की चर्चा कर लेते हैं कि इससे डक्ट स्प्लिट एसी से हानि क्या क्या है। पहली हानि है, डक्ट वर्क के कारण इसे स्थापित करने की उच्च लागत आती है। चूंकि इनिशियल कॉस्ट है, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, प्रारंभिक लागत है, वो अत्यधिक है। क्योंकि अत्यधिक होने के कारण ये है कि हमें पूरे भवन में प्रत्येक कमरे में पूरे डक्ट वर्क कराना पड़ता है। डक्ट की सप्लाई पूरे भवन में देनी होती है, तो थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट इसकी जो है वो अधिक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी हानि है, वर्किंग के लिए अतिरिक्त हैंडलर्स की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसे वर्किंग कराना, इसे चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें अलग से हैंडलर्स का उपयोग करना होता है। अलग से लोग उस पर अपॉइंट करने होते हैं इसको वर्क करने के लिए। इसकी जटिल प्रौद्योगिकी होने के कारण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा इसमें प्रौद्योगिकी इसकी जटिल है, इसलिए इसमें स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है इसे ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। चलिए उपयोग की चर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। तो डक्ट स्प्लिट एसी का उपयोग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जैसे बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, शोरूम होते हैं, सरकारी या प्राइवेट संस्थान होते हैं, या बैंक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। जैसा कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, जैसा कि पूर्व में चर्चा किया गया है, चूँकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगातार प्रोडक्शन होता रहता है, लगातार जो है उत्पाद का निर्माण होता रहता है, तो उन्हें एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है, एक उचित तापमान के वातावरण की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें कोई वियर एंड टियर या कोई डिसएडवांटेज ना होने पाए। तो इसलिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी हमें उचित तापमान बनाए रखने के लिए डक्ट स्प्लिट एसी का प्रयोग करना होता है। सरकारी प्राइवेट संस्थान भी सब बड़े बड़े प्लेसेस हैं, इनमें भी इनका प्रयोग करते हैं, और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शोरूम, यहाँ भी इनका प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार प्रशिक्षण का सारांश में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या जाना। डक्ट स्प्लिट एसी के बारे में जाना कि डक्ट स्प्लिट एसी के द्वारा किसी स्थान विशेष को ठंडा किया जाता है, और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जाना कि ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर कार्य करती है। इसके कंपोनेंट के बारे में जाना कि इसमें मुख्य 2 कंपोनेंट हैं, एक हमारा आउटडोर मेटल कैबिनेट, दूसरा हमारा AHU। आउटडोर मेटल कैबिनेट में हमने जाना कि कंडेंसर है, कंप्रेसर है, फैन, और AHU हमने जाना कि पूरे भवन में जो एयर सर्कुलेट करना होता है वो हम AHU की सहायता से ही करते हैं। और डक्ट स्प्लिट एसी के लाभ जाने, इसके प्रकार जो है, उनके लाभ क्या हैं, उनकी हानियां क्या हैं, और इनका उपयोग कहाँ है, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। चलिए संदर्भ की बात करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक से मेरे द्वारा कंटेंट लिए गए हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की रॉयल पब्लिकेशन की पुस्तक से
मेरे द्वारा कंटेंट लिए गए हैं और इसमें जो भी पिक्चर्स प्रदर्शित किए गए हैं, जो भी फ़ोटोज़ प्रदर्शित किए गए हैं, वो सारी फ़ोटोज़ google.com से लिया गया है। इस प्रकार मेरे द्वारा डक्ट स्प्लिट एसी प्रसंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।